एनवायरमेंट इज अ बिग इशू इन टुडेज सिनेरियो। रिसेंटली हमने कई न्यूज़ पढ़ी और सुनी। कोरोना पैंडमिक के दौरान हुए लॉकडाउन की वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हुआ है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ और अंटार्कटिका में ओजोन होल रिड्यूस हो रहा है। जी हाँ, ओजोन होल रिड्यूस हो रहा है, यानी ओजोन लेयर सरवाइव कर रही है। ओजोन होल यानी ओजोन छिद्र, टेक्निकली बोला जाए तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? सो गाइस, माई सेल्फ प्रियंका चौधरी एंड दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट what is ozone layer depletion. So first question arise, what is ozone? ओजोन क्या है? ओजोन एक ब्लूइश गैस है जो कि ब्रीदिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम्स से मिलकर बनती है। दैट्स व्हाई इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज O3. What is atom? Atom is the smallest unit or smallest particle of any molecule or any compound. Nearly 90% of Earth's ozone in the stratosphere and rest 10 is in troposphere, referred to as ozone layer. Stratosphere के अंदर 90% ओजोन गैस मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ओजोन गैस प्रेजेंट है उसे ओजोन लेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। अब स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर क्या है ये हम समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। गाइस, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस को चारों तरफ से एटमॉस्फेयर ने कवर किया हुआ है, एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह अर्थ ने एटमॉस्फेयर को ओढ़ रखा है। यस, एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। व्हाई? बिकॉज इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ सरफेस की। क्यों? सोचिए, सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पर आती तो क्या होता? So this atmosphere is divided into the 5 sphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. 90% स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है ओजोन और रेस्ट 10% कहाँ प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन प्रेजेंट है उसे बैड ओजोन बोलते हैं और 90% ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है उसे गुड ओजोन बोलते हैं। अब ये बैड ओजोन और गुड ओजोन क्या है? ट्रोपोस्फीयर में जो 10% ओजोन प्रेजेंट है उसे बैड ओजोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां ये एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। पॉल्यूटेंट ऐसे पार्टिकल्स जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं, और जो पॉल्यूशन फैलाता है वो गुड कैसे हो सकता है? सो द ओजोन प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फीयर इज हार्मफुल फॉर ब्रीदिंग पर्पस, इज अ बैड ओजोन, and the ozone present in the stratosphere, that is the 90% ozone, that is termed as good ozone. Why? Because it protects us from the harmful ultraviolet radiation coming from the sun. सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है हमें स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है, इसीलिए उसे गुड ओजोन बोलते हैं। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करता है? ओजोन एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 3 तरीके की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, बी एंड सी। तीनों की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। सबसे हार्मफुल जो रेडिएशन होती है दैट इज अल्ट्रावायलेट बी, जो कि हार्मफुल है। अल्ट्रावायलेट ए समवेयर मीजोस्फीयर में ही आकर रुक जाता है। अल्ट्रावायलेट बी है उसे ओजोन लेयर है एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल। एंड अल्ट्रावायलेट सी है जो कि हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है, बट दैट इज नॉट दैट मच हार्मफुल। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर बना कैसे? सो केमिकली ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, ओजोन लेयर बनी कैसे? ये देखिए, ओजोन जो लेयर डिप्लीशन है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ह्यूमंस की वजह से ही ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन तो होगा, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ओजोन बनती है और ओजोन डिस्ट्रक्ट होती है।
फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ह्यूमंस ने क्या किया है, इसको इंक्रीज कर दिया है, यानी फॉर्मेशन तो कम हो गया है और जो डिप्लीशन है वो ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से ओजोन लेयर है वो क्या होने लग गई है, थिन होने लग गई है, और उसी थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को हम ओजोन होल कहते हैं। अब ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है, ओजोन बन कैसे रहा है? केमिकली जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो हिट करती हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो दो एटम्स में डिवाइड हो जाता है। और जब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम है, ये क्विकली वहां पर प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ओजोन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन, जैसा कि मैंने कहा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है उसमें डिस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन तो होता ही रहता है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी ओजोन लेयर डिस्ट्रक्ट भी होगी और फॉर्म भी होगी। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ नेचुरल फिनोमिना। सो ओजोन होल किससे बन रहा है? क्यों? क्योंकि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं उससे केमिकल्स जो हैं उन्होंने ओजोन लेयर का जो डिस्ट्रक्शन है उसे फास्ट कर दिया है, और फॉर्मेशन है ओजोन का वो धीरे हो रहा है। तो जो डिप्लीशन है उस वजह से ओजोन पतली हो गई है, ओजोन की परत है वो क्या हो गई है, पतली हो गई है, और इस वजह से उस पतले होने को हम ओजोन होल बोलते हैं। गाइस सी, ओजोन होल और ओजोन छिद्र, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां एक छेद हो गया है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ओजोन की लेयर है उसकी थिकनेस है वो कम हो गई है, और ये थिकनेस कम करने के लिए हम ह्यूमन बींग्स वी आर द मेजर। क्यों लॉकडाउन के अंदर ओजोन फिर से सरवाइव कर रहा है? क्योंकि हम अंदर हैं, एयर क्लीन हो रही है, एयर पॉल्यूशन कम हो रहा है, और जब हम अंदर हैं तो ओजोन फिर से सरवाइव कर रही है। जो फॉर्मेशन और डिप्लीशन का, डिस्ट्रक्शन का जो रेट था वो फिर से इक्वल हो रहा है। सो नेचुरल फिनोमेना चल रहा है। इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर थिंग लाइक इंसुलेटिंग फोम, सॉल्वेंट, सोप, कूलिंग थिंग्स लाइक एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स एंड टेक अवे कंटेनर, इन सब से एक हार्मफुल केमिकल निकलता है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, हमारी रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी का यूज हम करते हैं, इन सब से एक केमिकल निकलता है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो। सो और ये ही जो CFC है ये मेजर कॉज है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। कैसे? देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका, उसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। ओके, सो क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, इसमें से जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन एटम 1 लाख ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। और इन 1 लाख ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके भी क्लोरीन का कुछ नहीं बिगड़ता, वो फिर से 1 लाख को करेगा। तो सोचिए कितनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है, कितनी ज्यादा ओजोन लेयर को वो डिप्लीट कर रहे हैं। सो ये जो केमिकल साइकिल चलती है क्लोरीन की, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंडस्ट्री से निकली, इंडस्ट्री से, एसी से, रेफ्रिजरेटर से एनवायरमेंट में गई, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंची। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर सनलाइट गिरी, क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिएक्ट की, तो इसका क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, क्लोरीन टूटकर अलग हो गया। अब ये जो क्लोरीन है इसने क्या किया, ओजोन के साथ रिएक्ट किया, और एक क्लोरीन एटम ने लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। और फिर क्लोरीन ओजोन को डिस्ट्रक्ट करने के बाद फिर से अलग हो गया, और फिर नेक्स्ट 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को ये रिएक्ट करने लग गया है। सो ओजोन डिप्लीशन के कॉज क्या क्या हैं? मेनली तो मैन मेड कॉज है, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन अपने आप में एक नेचुरल फिनोमिना है। अब ओजोन होल बन रहा है, ओजोन की थिकनेस कम हो रही है, तो उसका कॉज कौन है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग अ न्यूमरस अमाउंट ऑफ केमिकल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरोफॉर्म्स, एंड या देयर आर नेचुरल कॉजेस ऑल्सो लाइक वॉल्केनो है, ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन हो जाता है। सो कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इफेक्ट करती हैं। सो अब ओजोन डिप्लीशन के क्या क्या कॉज हैं? देखिए, ह्यूमन ही इसे कर रहा है, और सबसे ज़्यादा हार्म भी ह्यूमन हेल्थ को ही कर रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में मैंने जैसे कि बताया आपको कि अल्ट्रावायलेट ए तो मीजोस्फीयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्ट्रावायलेट बी को, जो हमारा ओजोन लेयर हमें बचा रहा था, हमें प्रोटेक्ट कर रहा था, अब क्या है,
उसको तो थिन कर दिया आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को की वजह से। सो अब वो थिन हो गया है तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट बी आएगी हम तक। सो अल्ट्रावायलेट बी जब हम तक आती है तो क्या होता है, स्किन कैंसर, सनबर्न, प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, आईज को इफेक्ट करता है, ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है, कैटरेक्ट कॉज करता है। ठीक है, यहाँ पर खत्म नहीं होती बात, सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को नहीं, एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट करता है। प्लांट की ग्रोथ, स्पेशली सीडलिंग्स को हाई इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो इफेक्ट करती हैं। मेजर क्रॉप स्पीसीज हैं जो कि जिनकी ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, उनमें फोटोसिंथेसिस और फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ड्यू टू द थिननेस ऑफ ओजोन लेयर। प्लांट्स को इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि प्रेजेंट डे सनलाइट है, अब वहाँ पर क्या है, ज़्यादा अल्ट्रावायलेट बी निकलेगी तो वहाँ की प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पर इफेक्ट आ रहा है। एनिमल्स को इफेक्ट करता है सेम जैसा आपका ह्यूमंस में इफेक्ट करता है, सेम उसी वे में ये एनिमल्स में भी इफेक्ट करता है। ओके, स्पीसीज ऑफ मरीन एनिमल्स इन द डेवलपमेंटल स्टेज, जैसे कि यंग फिश हैं, श्रिम्प लार्वाज हैं, क्रैब लार्वा हैं, दे आर वेरी मच थ्रेटन्ड अबाउट द इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंडर द अंटार्कटिका ओजोन होल। ना सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर रहा है बल्कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। वुड, प्लास्टिक, रबर, फैब्रिक्स एंड मैनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ऑल आर डिग्रेडेड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यानी ये हम पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी डाल रहा है। ये देखिए इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि 1982 के अंदर ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये आपका ओजोन लेयर है। सो इट वाज वेल एंड गुड, बट ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी थिकनेस है वो कम होना शुरू हुई, डिप्लीट होना शुरू हुआ, और 1985 के अंदर निलंबस नाम की सैटेलाइट ने आपका अंटार्कटिका के अंदर ओजोन होल जो कि बहुत ज़्यादा थिन हो चुका था वहाँ पर उसे ऑब्जर्व किया। नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ 2011। सो देखिए कितना ज़्यादा, जब 1985 के अंदर निलंबस ने इसे आइडेंटिफाई किया था, ऑब्जर्व किया था, कंडीशन वाज मिजरेबल एट दैट टाइम, एंड सी इन 2011 इट हैज़ बिकम मोर मिजरेबल। सो डे बाय डे वी आर डिस्ट्रॉइंग इट ओनली। ओके, बट नाउ इन दिस 2020 वी कैन सी लिटिल इम्प्रूवमेंट इन ओजोन लेयर, क्योंकि हम अंदर हैं, पॉल्यूशन कम हो रहा है, और पॉल्यूशन कम होने की वजह से एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। होता क्या है, अंटार्कटिका बहुत ही ज़्यादा कूल प्लेस है, तो जितना पॉल्यूशन होता है वो सारा का सारा पोल्स के ऊपर चला जाता है, और जो लेयर होती है पोल्स के ऊपर जो प्रेजेंट ओजोन होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। इसीलिए मेजरली अंटार्कटिका के ऊपर ही हमें ओजोन होल है वो देखने को मिलता है, यानी ओजोन लेयर की थिननेस देखने को मिलती है। सो व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट द ओजोन डिप्लीशन, अब इतना तो हमें समझ में आ गया है कि ह्यूमंस इफ वी विल कंट्रोल, सो व्हाट वी हैव कंट्रोल, लॉकडाउन की वजह से बाहर जाना बंद हो गया, व्हीकल्स का यूज होना कम हो गया, हम लोग कम से कम केमिकल चीजें यूज कर रहे हैं। सो सबसे मेन चीज तो है ही व्हीकल्स का पॉल्यूशन। सो लिमिट योर प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग, यूज इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, avoid using pesticide, develop stringent regulation for rocket launches, and ban on use of dangerous nitrogen oxide. Okay, आप इको फ्रेंडली, आप जो परफ्यूम्स यूज करते हो दे आर ऑल्सो फिल्ड विथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सो प्लीज यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अब ओजोन लेयर तो हमें, ओजोन थिन हो रहा है वो तो हमें 1985 में पता लग गया था। सो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया था पूरी दुनिया के सामने। सो सम ऑफ द इंटरनेशनल मेजर्स वर टेकन अबाउट दिस। सो इन 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड हुआ 189 कंट्रीज के बीच में, और इनका एक ही मोटो था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस किया जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस किया जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, एक लिमिट में रिवेल हो, एक लिमिट में ये निकले तो इट्स गुड, it will protect us from the coolness, because greenhouse gases are very important, but increase in the amount of greenhouse gases that is causing the pollution, that is increasing, that is giving global warming. So we have to take important measures according to, so 2019 के अंदर ओजोन
डे जो कि 16 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, उसकी थीम भी थी 32 ईयर्स ऑफ ओजोन। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, उसको 2019 में 1987 के अंदर उसका प्रोटोकॉल है वो साइन हो गया। सो थैंक यू।